बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ गॉसेस लॉ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये हमारा एक डाइपोल है जिसका एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना है। डाइपोल के दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। F1 पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स Q इंटू E, और F2 ये निगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में F2 इक्वल्स माइनस Q इंटू E। इस तरह से दोनों चार्ज, ये दोनों फोर्स F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट हैं। F1 मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। इसको निगेटिव वेक्टर बोलेंगे एक दूसरे का। तो therefore net force on a dipole in a uniform electric field will be 0. Net force on a dipole in a uniform electric, ये 0 है। और ये डाइपोल, ये चूंकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन 2L साइन थीटा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये दो फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर लग रहा है, इस पर टॉर्क लगाता है। ये कपल का फॉर्मेशन करता है, कपल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये टॉर्क लगाएगा जो इन दोनों चार्ज को ये रोटेट करने का कोशिश करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे अलाइन करने का कोशिश करेगा। तो जो है हमारा टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल, यह हमारा हो गया टॉर्क इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड into perpendicular distance between line of action of forces। तो टॉर्क इक्वल्स हो गया ये QE साइन थीटा, QE इंटू 2L साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q इंटू 2LP हो गया E साइन थीटा, ये हो गया PE साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ, जो इस तरह से मिलेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका ये वेक्टोरियली ये टॉर्क जो होगा, टॉर्क ये हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा। तो हमने आज देखा कि डाइपोल पर नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स 0 नहीं हो। नेट फोर्स 0 होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी डाइपोल पर, और यह टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क जो दिया जाएगा वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। अब देखते हैं गॉसेस
लॉ का एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। गॉसेस लॉ हमने पढ़ा है कि नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, यह चार्ज इनसाइड इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन। ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गॉसेस लॉ जो हमारा है वो फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस इंटीग्रल थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज करेंगे। तो पहला निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए uniformly charged line यह हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है। प्रोसेस होगा यह इधर फैला हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बहुत लंबा है। इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, यूनिफॉर्म होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा सभी डायरेक्शन में। हम यहाँ दो ही डायरेक्शन दिखा रहे जो पेपर के प्लेन में। अब आप कह सकते हो कि ये डायरेक्शन इस तरह से नहीं हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, तो कोई दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं ऐसे होगा, वो भी सही होगा। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, लेकिन एक ही जगह एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। देयरफॉर ये हमारा सही डायरेक्शन। मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। या मान पहला चीज गिवन लैम्डा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब टू फाइंड निकालना है ई एफ पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना है। और क्लोज सरफेस ऐसा ड्रॉ होना है चाहिए कि इनके सरफेस पर हर जगह या तो फील्ड नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो। तो हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं जो इस पॉइंट से पास करता है। इस सिलेंडर का रेडियस जो है ये आर होगा। आर जहां डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम लाइन चार्ज, तो ये हमारा आर डिस्टेंस है और ये लेंथ है एल।
क्लोज सरफेस ऐसे बना कि दो प्लेन सरफेस और कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस, ये तीनों मिल करके सरफेस क्लोज्ड बनाए। तो ये क्या होगा, क्लोज सरफेस जब बना तो क्लोज सरफेस में एक कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस है। वी कंस्ट्रक्ट, हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे इस तरह से, वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस टू बी ए क्लोज सरफेस comprising of two plane surfaces plus one curved cylindrical surface having axis at the wire and passing through the given point. अब H A is normal to cylindrical surface. Therefore, flux through this surface. ये जो हमारा φ1 जो होगा इस सरफेस से सिंपल प्रोडक्ट से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया, ये φ1। H E is tangential to both plane surfaces. ये एक प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, therefore flux through them, ये φ2 equals φ3 equals 0। हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो किसी सरफेस पर तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाई गॉसेस लॉ। फाइंड नेट फ्लक्स E dot ds equals φ1 plus φ2 plus φ3। यह हमारा हो गया E into 2 pi r into L और Q in lambda into L। From Gauss's law, E dot ds equals Q in by epsilon naught or E into 2 pi r L equals lambda L, L cancel, therefore E equals lambda by epsilon, 2 pi epsilon naught r। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। E हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1। जैसे जैसे आगे जाएंगी वैसे वैसे फील्ड वीकर होता जाए। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं। यहां तक हमने सीखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण चार्ज
लाइन के नियर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, स्फेरिकल सेल है जिनका रेडियस कैपिटल R है। इस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे। यह सेल है, इसके ऊपर यह अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। और अब हम दो केस ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं इनसाइड, पॉइंट ले सकते हैं आउटसाइड। तो पहला केस देखते हैं, इफ R इज लेस देन R, R क्या है, पॉइंट हमारा अंदर। तो ये हमारा R जो है इससे छोटा है, कैपिटल R से छोटा है। तो बनाने के लिए प्रॉब्लम्स, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओरिजिनल सेल के सेंटर के ऊपर है और रेडियस या ये आपका सिलिंड्रिकल ये स्फेरिकल सरफेस जो हमने बनाया पॉइंट P से पास कर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर रेडियली होगा इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर। हर जगह मतलब नॉर्मल है। अब देखते हैं फाई नेट जो होगा, ये इनसाइड है, ये हो गया E डॉट ds माइनस E इंटू 4πr। अब Q इन इस सरफेस के भीतर जो चार्ज है यह 0 है, therefore from Gauss's law E dot ds equals Q in by epsilon naught। यह हमारा होगा माइनस E इंटू 4πr स्क्वायर इक्वल्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0।
inside a spherical cell electric field is 0. अब देखते हैं आप दूसरा केस लेते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड दिस सेल है, सेकेंड केस में if R is greater than कैपिटल R, तो पॉइंट हमारा ये बाहर आ गया। और स्फेरिकल ये हमारा क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही या तो नॉर्मल हो या टेंजेंशियल हो। चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह नॉर्म आपका रेडियल होगा। तो हम लोग इसी सेंटर से, इसी स्फीयर के जो ऑरिजिनल स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर से पॉइंट पी से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस टू बी स्फेरिकल सरफेस यह हमने बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा। हर जगह रेडियल हो। सॉरी, ये बाहर पॉजिटिव चार्ज इधर है, जिससे बाहर की तरफ। away from positive charge, electric field का direction। electric field H E is normal to Gaussian surface। therefore net फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा, सिंपल प्रोडक्ट से मिलेगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यू इन नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। देयरफॉर from Gauss's law, E dot ds equals Q in by epsilon naught or E into 4 pi R square equals Q by epsilon। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
अब अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस स्मॉलर आर, तो आर इक्वल्स स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मैक्सिमम होता है सरफेस, और फिर यह हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये E इक्वल्स, तो अगर इनसाइड द स्फेरिकल सेल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे ही बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां तक हमने देखा कि स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट। दो केस हमने देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होगा, इसका रेडियस r है। मान लेते हैं कि इस पर नेट चार्ज प्लस क्यू है। अब गॉसियन सरफेस हम लोग मान लेते हैं, पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल आर है। यहां गॉसियन सरफेस ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर पर, ये एक स्फीयर का सेंटर लेते हुए एक स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट से के अंदर जितने भी स्फेरिकल सेल हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इन चार्ज, ये चार्ज जो हमारा है, जो इस आपका गॉसियन सरफेस से बाहर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वैसे इन चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस सरफेस के ऊपर इस तरह से आउटवर्ड रेडियली डायरेक्टेड होगा।
तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इसका मतलब नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है गॉसियन सरफेस का। देयरफॉर फाई नेट इक्वल्स ई डॉट डी एस इक्वल्स ई इंटू 4πr। और अब देखते हैं क्यू इन निकालते हैं। तो जो चार्ज होगा जो इस सेल के भीतर है, स्फेरिकल स्फेयर के बीच जो भीतर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उन्हीं चार्ज के कारण या क्यू इन के लिए केवल वही चार्ज लेंगे। तो मान लेते हैं कि सपोज रो इक्वल्स क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये हमारा 4/3 पाई आर क्यू। देयरफॉर क्यू इन इक्वल्स रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स क्यू आर क्यू बाय आर। Therefore, from Gauss's law, E dot ds equals q in by epsilon naught. Therefore, q by E into 4 pi r square equals q r q by epsilon naught r cube. Therefore, E equals q r, ये हमारा r स्क्वायर बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू r होगा इनसाइड द स्फीयर। अगर हम लोग देखें एट सेंटर, ये स्फीयर के सेंटर पर स्मॉल r इक्वल्स 0। देयरफॉर E इक्वल्स क्या होगा 0। इनसाइड स्फीयर E is directly proportional to R। अब दूसरा केस निकालते हैं। ये 1 केस 1 था ये, if small r is less than capital R। अब दूसरा केस देखेंगे, if small r is greater than capital R। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर
और चार्ज इस पर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट चार्ज। उसी तरह से सेंटर ओरिजिनल स्फीयर का एक दूसरा स्फीयर बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, जिसका सेंटर ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर पर होगा और ये गॉसियन सरफेस पॉइंट से पास करे। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, therefore field will be radial to this surface। यह हमने गॉसियन सरफेस बना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इस सरफेस पर नॉर्मल होगा। रेडियल होगा, नॉर्मल होगा, हर जगह, इधर भी नीचे भी। ये स्मॉल आर है, तो यहां हमारा हो गया ई डॉट फाई नेट इक्वल्स ई डॉट डी एस। ये सिंपल प्रोडक्ट से मिलेगा Q इंटू 4πr², और दूसरा Q इन इक्वल्स कैपिटल Q, क्योंकि सभी चार्ज अंदर में ही है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ हम लोग जानते हैं E डॉट डी एस इक्वल्स Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देयरफॉर E इंटू 4πr² इक्वल्स Q बाय कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इक्वल्स Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। यहां से एक चीज और, हम लोग फॉर कैलकुलेटिंग फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, बोथ केस में, स्फेरिकल सेल के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में, पूरे चार्ज को मान सकते हैं कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक चार्ज के कारण भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। अब देखते हैं ग्राफ बिटवीन E एंड R। तो ग्राफ हो गया हमारा, यह लीनियरली बढ़ा और सरफेस पर जाकर के मैक्सिमम हो गया E बाय Q बाय 4πr²। मैक्सिमम फिर रैपिडली घटना शुरू करे, ये लीनियरली बढ़ा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस तरह से कुछ और एप्लीकेशंस बच गए
उसको देखेंगे, कुछ और थ्योरीज देखेंगे जो कि हमारा एडवांस पढ़ाई को कवर करेगा नेक्स्ट लेक्चर में।